Hello everyone. In the last class we discussed about the some important question from the chapter what and why democracy. I explain only the three topics. First one, what is the democracy, types of the democracy, conditions of the democracy, or we study about the two case study. First one is the Pakistan और second one basis on the universal and franchise. इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और विद इन द 4 क्वेश्चन वी कंप्लीट दिस चैप्टर. लेट्स वी स्टार्ट. सबसे पहले हमने 5 कंडीशन लिखी थी. उन 5 कंडीशंस के अंदर जो फर्स्ट कंडीशन थी वो इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो जनरली ज्यादातर कंट्रीज को फुलफिल करती हैं. सेकंड हमने देखा था कि ऑल द डिसीजन शुड बी टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स एंड प्रूव दैट कि इट नॉट हैपन इन द ऑल कंट्री, जैसे पाकिस्तान का स्टडी किया था. थर्ड वन, यूनिवर्सल एंड अडल्ट फ्रेंचाइज. अब थर्ड इसकी जो कंडीशन है वो है इलेक्शन फ्री एंड फेयर. फ्री एंड फेयर होने चाहिए. फ्री एंड फेयर का मतलब ये है कि सभी के पास इक्वली अपॉर्चुनिटी टू कंडक्ट द इलेक्शन और इलेक्शंस के अंदर कोई भी अनफेयर मींस यूज ना करे. उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शन बोलते हैं. यहाँ पे 2 केस स्टडी हैं. सबसे पहले जो केस स्टडी हमने करनी है वो है चाइना. हमारा नेबरिंग कंट्री है, दुनिया का 3rd लार्जेस्ट कंट्री है. आज के टाइम में दुनिया में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है. 2nd लार्जेस्ट जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड है. भारत के साथ 2nd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है. पर सब कुछ है, पर क्या नहीं है? डेमोक्रेसी नहीं है. दूसरा हम पैरेलल कंट्री स्टडी करेंगे, मैक्सिको. पहले हम देखते हैं चाइना. चाइना अनडेमोक्रेटिक क्यों है? चाइना क्या? इट इज अ कम्युनिस्ट स्टेट. कम्युनिस्ट इज द आइडियोलॉजी ऑफ कार्ल मार्क्स. ये कम्युनिस्ट स्टेट है. कम्युनिस्ट स्टेट का मतलब होता है ओनली वन पार्टी अलाउड टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन. इसका मतलब जो मेंबर वन पार्टी के होंगे वही क्या कर सकते हैं? कॉन्टेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन. इट इज नोन एज द वन पार्टी सिस्टम या कम्युनिस्ट सिस्टम. अब ये अनडेमोक्रेटिक क्यों है? बिकॉज इन नॉट गिव पॉलिटिकल इक्वालिटी. ये क्या नहीं देता? पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं देता. पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब 2 चीजें. पहला आप लिखोगे राइट टू वोट. आप बोलोगे सर राइट टू वोट तो देता है. बिल्कुल देता है. राइट टू वोट है चाइना के अंदर. राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन. राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन नहीं है. अब राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन का मतलब सिंपल सी बात है कि चाइना के अंदर एक ही पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी, जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. वहां की पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस. वही पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करती है कि अब की बार ये मेंबर इलेक्शन लड़ेंगे, इसके अलावा दूसरे मेंबर कोई भी अलाउ टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन नहीं है. इसलिए वहां पे क्या नहीं है? राइट टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन नहीं है. इसीलिए चाइना क्या है? अनडेमोक्रेटिक है. तो हमने 3 पॉइंट्स के अंदर इस पूरे चाइना के केस स्टडी को कंप्लीट कर लिया. पहला बताया कि सिस्टम क्या है, दूसरा अनडेमोक्रेटिक क्यों है, और तीसरा लिख दिया कि अनडेमोक्रेटिक है. मैक्सिको. मैक्सिको वॉज ए कॉलोनी. मैक्सिको गॉट द इंडिपेंडेंस इन 1930. इसको आजादी मिली 1930 के अंदर. वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947. 1930 में जब इसको इंडिपेंडेंस मिली तो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसका नाम है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी. वहां पे इसको एक्रोनिम में लिखते हैं PRI रिवर्स फॉर्म में. दिस पॉलिटिकल पार्टी हैव द मेजर रोल इन द इंडिपेंडेंस ऑफ मैक्सिको. इसका मतलब वहां की जो पॉलिटिकल पार्टी थी ये पॉपुलर थी. साथ में इसके पास लेगेसी किसकी है? ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट की. जैसे भारत के अंदर इंडिपेंडेंस के बाद एक लंबे टाइम तक कांग्रेस ने रूल किया है, पर जो कांग्रेस का रूल था वो डेमोक्रेटिक था, क्योंकि भारत के अंदर ऐसा नहीं होता था जैसे यहाँ पे हम बताएंगे. अब यहाँ पे देखिए राइट टू वोट है, बिल्कुल है. राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन बिल्कुल है. जो PRI है ये क्या करती है? यूज टू बैड ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन. इलेक्शन को जीतने के लिए गलत तरीकों का यूज करती है. आप बोलोगे सर कौन से? 2-3 पॉइंट इसके अंदर लिख दो. पहला लिख दो प्रेस सेंसरशिप है. प्रेस सेंसरशिप का मतलब होता है मीडिया इज कंट्रोल बाय स्टेट. इसका मतलब वहां का जो प्रिंट मीडिया है, जो न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं, और भी कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, टोटली कंट्रोल बाय किसके द्वारा था? गवर्नमेंट के द्वारा था. इसका मतलब दे कैन नॉट प्रिंट एनीथिंग अगेंस्ट ऑफ द गवर्नमेंट. दूसरा ये बोलता है जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं सभी के को फोर्स किया जाता था यू हैव टू वोट ओनली PRI. इसका मतलब इलेक्शन फेयर नहीं है. तीसरा यहाँ पे क्या था कि कई बार जो पोलिंग बूथ होते हैं जहाँ पे वोट डलते हैं उनको क्या कर दिया जाता था? ट्रांसफर कर दिया जाता. सपोज कीजिए उनको लगता है कि करनाल को मान लो मैक्सिको के अंदर है, करनाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर PRI हारने वाली है, तो इसका जो पोलिंग बूथ है उसको शिफ्ट कर देंगे बहुत दूर, जैसे चेन्नई कर दिया, तो कॉमन पीपल विल नॉट एबल टू वोट. अपने रिसोर्सेज से PRI बहुत सारे वोटर्स को लेके जाती थी जो उनको वोटिंग करेगा. तो 3 पॉइंट्स यहाँ पे हो गए. दैट्स व्हाई द मैक्सिको इज द अनडेमोक्रेटिक. ये 1930 से लेके
2000 तक वहां पे ऐसे ही चलता रहा, फिर वहां पे रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट होने के बाद मैक्सिको के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम के साथ फेयर डेमोक्रेसी है। कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज द सिमिलरिटीज, दोनों अनडेमोक्रेटिक है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है? यहां पे इलेक्शन फेयर है, फ्री नहीं है, वहां पे इलेक्शन क्या फ्री है, एनीवन अलाउड टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन है, पर इलेक्शन क्या नहीं है, फेयर नहीं है। तो हमारी ये दो केस स्टडी हो गई। नेक्स्ट पॉइंट हमने जो लिखा था कि फिफ्थ जो कंडीशन है वो क्या है, रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ को फिफ्थ पॉइंट, रूल ऑफ लॉ। अब जो रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है ऐसी गवर्नमेंट जो क्या हो, लेजिटिमेट हो। और लेजिटिमेट का मैंने लास्ट क्लास के अंदर ये बताया था, ऐसी गवर्नमेंट जो दो चीजें हो, डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्टेड बाय पीपल, और दूसरा इट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। इस बात को स्टडी करने के लिए हमारे पास एक स्टडी है जिसका नाम है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे कंट्री है, इट गॉट द इंडिपेंडेंस इन 1980, 1980 में आजादी मिली। इस पॉलिटिकल पार्टी जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जैसे हमने पीआरआई का देखा है उसी तरह से यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कॉन्फ्रेंस, और पूरी तरह से उसका नाम लिखा जाता था ZANUPF, जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन, पी का मतलब प्रो फ्रंट। इस पॉलिटिकल पार्टी के एक लीडर होते थे, लीडर का नाम है रॉबर्ट मुगाबे। क्या नाम है, रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे वॉज ए पॉपुलर लीडर, पॉपुलर है, पर ये क्या करता है, नॉट फॉलो रूल्स। इसका मतलब यहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबके लिए सिमिलर है, पर उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर राइट किसके पास है, रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 3 बातें लिखवाई, आई विल बी प्रेसिडेंट, मैं क्या रहूंगा प्रेसिडेंट, कब तक, टिल टू डेथ तक। ये तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो रूलर्स क्या होने चाहिए, शुड बी इलेक्टेड फॉर द फिक्स्ड टर्म। नेक्स्ट पॉइंट था अबाउ कॉन्स्टिट्यूशन। अबाउ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सिंपल सी बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बाइंडिंग उसके ऊपर लागू नहीं होगी, जबकि डेमोक्रेसी बोलता है नोबडी विल अबाउ द लॉ, सब लॉ को फॉलो करेंगे। तीसरा पॉइंट है कि यू कैन नॉट अप्रोच टू जुडिशरी, रॉबर्ट मुगाबे के खिलाफ आप जुडिशरी में नहीं जा सकते। कुल मिला के सारी पावर रॉबर्ट मुगाबे के पास हुई। सिमिलर हमने कहां पे स्टडी करते हैं, जब डिक्टेटरशिप देखते हैं सारी पावर एक पर्सन के पास होती है, इसलिए ये भी कंट्री क्या है, अनडेमोक्रेटिक है। 2017 के अंदर, वैसे 2015 के अंदर ही वहां पे एक बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था। 2017 के अंदर पूरी तरह से रॉबर्ट मुगाबे को पावर से हटा दिया गया और वहां पे इलेक्शन हुए, और जैसे ही रॉबर्ट मुगाबे को हटाया तो वहां पे री एस्टेब्लिश फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए गए, और यहाँ पे री एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी होगी। इसका मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के नॉर्म्स क्या है, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था। अब हमारे पास 5 पॉइंट कंप्लीट करने के बाद अब हमने ये एग्जामिन करना है कि रियली डेमोक्रेसी इज अ बेटर और नॉट। अब ये क्वेश्चन आपका 10th क्लास में भी आता है, तो हमने ये देखना है कि जो डेमोक्रेसी है उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। पहला पॉइंट तो हम ये देखेंगे। सेकंड पॉइंट जो हमने स्टडी करना है वो ये देखना है कि इसके अंदर अच्छा क्या है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, डेमोक्रेसी नॉट ए परफेक्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, इट हैज सम शॉर्टकमिंग्स, सम नेगेटिव एस्पेक्ट, बट इट्स बेटर देन इन द कंपैरेटिव ऑफ अदर पॉलिटिकल सिस्टम। तो यहां पे क्या है, बेटर है किसके कंपैरेटिव में, अदर सिस्टम। अदर सिस्टम का मतलब यहाँ पे अनडेमोक्रेटिक के कंपेयर में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इसका नेगेटिव क्या है। हाउ कैन वी से दैट कि डेमोक्रेसी नॉट ए परफेक्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, या इसके अंदर बुराइयां क्या है। पहली बात, इट प्रोड्यूस द इनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन होने के बाद जरूरी नहीं है जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है वही कंटिन्यूसली पावर में रहे। इससे देश को नुकसान क्या है, एक पॉइंट से सोचते हैं, वैसे फायदे भी हैं, पॉइंट से सोचिए। अगर बार बार आपके टीचर चेंज हो रहे हैं तो उस कंडीशन में आपका टीचिंग मेथोलॉजी जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और डिस्टर्ब होने से क्या होगा, आपका जो कंसंट्रेशन है, आपका जो बेटर अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे हर बार 5 साल में इलेक्शन होता है, गवर्नमेंट चेंज होगी, नए रूलर्स आ गए विद द न्यू पॉलिसीज, न्यू प्रोग्राम, फिर इलेक्शन हुआ, फिर चेंज हो गए। अच्छा है वैसे ही, पर ये इसका एक एस्पेक्ट नेगेटिव है। दूसरा आप लिखोगे, इट डजंट हैव द गुड रिकॉर्ड रिलेटेड टू अ करप्शन फ्री सिस्टम। सेम क्वेश्चन आता है 10th क्लास में, करप्शन फ्री सिस्टम। करप्शन फ्री सिस्टम इसलिए अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, जब इलेक्शन होते हैं तो पॉलिटिकल लीडर कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के बाद व्हेन दे विन द इलेक्शन और दे बिकम द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, जो इलेक्शन में पैसे लगाए हैं
उसको पूरा करने के लिए दे यूज द अनफेयर मीन्स। और ये ज्यादातर भारत के अंदर तो आपको सुनने को मिलता ही है, जितनी वो डेमोक्रेटिक है वहां पे भी ऐसा होता है इन द कंपेरेटिव ऑफ द अनडेमोक्रेटिक रिजीम। थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या है, डिले द डिसीजन मेकिंग, डिले द डिसीजन मेकिंग। अब जो डिसीजन मेकिंग में डिले होता है वो किस कारण से होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजन नॉट टेकन बाय द वन पर्सन, यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाता है वो ग्रुप ऑफ पीपल लेते हैं जो हम इलेक्ट करके भेजेंगे। जैसे भारत के अंदर पार्लियामेंट है तो ये क्या करते हैं, एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं। वैसे ये भी अच्छा पॉइंट है, पर इसका एक नेगेटिव क्या है कि कई बार वो ज्यादा डिस्कशन करने की वजह से या कंसेंट ना बनने की वजह से डिसीजन क्या हो जाता है, अननेसेसरली डिले हो जाता है, जिससे देश को सफर करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है, 2 पॉइंट है बहुत आसान, कि जो पीपल हैं डोंट नो अबाउट द बेस्ट ऑफ लीडर। अब ज्यादातर क्या होता है कि जो पीपल्स हैं उनका वोटिंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से। जैसे भारत के अंदर कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे, रीजियन के नाम पे, और सम टाइम विद द इन्फ्लुएंस ऑफ द मनी एंड मसल्स पावर। उस कंडीशन में हम क्या कर लेते हैं, ऐसे पर्सन को इलेक्ट कर लेते हैं जो हमारे नीड्स और एस्पिरेशन के अनुसार फिट नहीं है। साथ में लिखता है कि लीडर्स ऑल्सो डोंट नो अबाउट द बेस्ट ऑफ पीपल। इनको किसका नहीं पता है, बेस्ट ऑफ पीपल का नहीं पता है। आप बोलो सर कैसे। अब ज्यादातर भारत के अंदर लीडर्स कौन है, दे बिलोंग्स टू द रिच फैमिली, एक्सेप्शनल केसेस कैन बी देयर, या दे आर फ्रॉम द क्रिमिनल बैकग्राउंड, या फिर ऐसा पर्सन जिसको जनरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंडिया है ही नहीं। इससे क्या होगा, इससे वो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएगा। जब बेसिक प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएगा तो आपके लिए अच्छे लॉज कैसे बनेंगे। तो दिस इज द 5 पॉइंट्स वी कैन राइट अबाउट दैट कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज नॉट ए परफेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बेटर तो है, बेटर क्या होता है, कंपैरिजन में अच्छी है। अब इसके अंदर पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे, हम लिख रहे हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सबसे बड़ी बात तो ये है इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हियर पीपल डिसाइड कि उनके रूलर कौन होंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब है पावर टू पीपल। दूसरा, दे कैन चेंज देयर रूलर, अगर उनको अपने रूलर अच्छे नहीं लग रहे हैं तो दे कैन चेंज, नेक्स्ट इलेक्शन में उनके खिलाफ वोटिंग करें। जैसे हमारे देश के अंदर लंबे टाइम तक कांग्रेस रूल में रही है और कांग्रेस से लोग सेटिस्फाई नहीं थे, प्रॉब्लम्स थी, तो चेंज लेके आई, नई पॉलिटिकल पार्टी पावर में आई, तो डेमोक्रेसी आपको अलाउ करते हैं, जबकि डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता है। तीसरा, डेमोक्रेसी प्रोड्यूस द लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑलरेडी यू नो दैट कि ये इलेक्टेड है और इलेक्टेड होने के साथ साथ क्या है, रूल्स को फॉलो करेगी, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द अकाउंटेबल गवर्नमेंट। अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहां पे आप एक एग्जांपल कोट भी कर सकते हो कि 1960s के अंदर मैसिव स्केल पे फेमाइन आया इंडिया में भी और चाइना में भी। फेलियर ऑफ मॉनसून हो गया, फेलियर ऑफ मॉनसून का मतलब है फेलियर ऑफ क्रॉप्स होना, फेलियर ऑफ क्रॉप्स का मतलब है शॉर्टेज ऑफ फूड होना, और लंबे टाइम तक चले तो ये क्राइसिस बढ़ जाते हैं, दे कैन बी कन्वर्ट इन द स्टारवेशन, भूखमरी के अंदर बदल सकते हैं। चाइना के अंदर लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो चाइना की गवर्नमेंट ने गोली चलवाई। भारत के अंदर प्रोटेस्ट हुआ तो गवर्नमेंट क्या लेके आई, रिलीफ वर्क लेके आई, क्योंकि भारत के अंदर क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। नेक्स्ट वन आप लिखोगे, इट इज अ ट्रांसपेरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है व्हेन यू हैव द राइट टू नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। जैसे आप लोग भारत के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो गवर्नमेंट से रिलेटेड, पर एक पॉइंट आपको यहां पे ध्यान रखना कि आप भारत सरकार से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते जो भारत की सिक्योरिटी को थ्रेट करता हो, किसी पर्सन की लाइफ को थ्रेट करता हो। तो दिस इज द ऑल अबाउट द चैप्टर डेमोक्रेसी। तो मैंने बड़े आसान तरीके से आपको इसका एक्सप्लेन किया है विद द शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। 5 क्वेश्चन लर्न कर लीजिए। व्हाट इज डेमोक्रेसी, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, बेसिक कंडीशन टू डिक्लेयर अ कंट्री डेमोक्रेटिक विद द केस स्टडी, और लास्ट के 2 क्वेश्चन कि व्हाट आर द नेगेटिव शॉर्टकमिंग्स। एग्जामिनर अलग अलग वर्ड यूज कर लेता है, शॉर्टकमिंग या फिर लिख देगा नॉट परफेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इनका सबका आंसर सेम ही है। पहले आप मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी लिखोगे, फिर इसको आप पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन करोगे। इसका क्वेश्चन आता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या कंपैरिजन पूछ लेगा। कंपैरिजन जब पूछ रहा है आपने कुछ नहीं करना, इन्हीं सेम पॉइंट को लिखना है, नोट नोट लगाते जाओगे तो आपका आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। If you not watch the earlier class, I will share the link in the description. You can watch it or you prepare better for your exam. Thank you.